हेलो एवरीवन, दिस इज़ अपेक्षा त्रिपाठी। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं और अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी भी स्टेट के टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपी एलटी गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यूपी एलटी गेट और टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जॉन कीट्स की पोएम ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। इसकी 50 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पोएम है जॉन कीट्स की ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, तो इसे उन्होंने कब कंपोज किया था? इसे कंपोज किया गया था 1819 में। व्हेन वॉज इट पब्लिश्ड? इसे पब्लिश किया था एनोनिमसली, पब्लिश हुई थी 1820 में। इन विच मैगजीन वॉज इट पब्लिश्ड? इट वॉज पब्लिश्ड इन एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स। ये मैगजीन है जिसमें इस पोएम को पब्लिश किया गया था। वॉट इंस्पायर्ड जॉन कीट्स टू कंपोज दिस ओड? फ्रेंड्स, जॉन कीट्स को ये ओड लिखने के लिए जो इंस्पिरेशन मिली थी वो मिली थी बेंजामिन हेडन के आर्टिकल्स को पढ़ के। इन्होंने 2 आर्टिकल्स लिखे थे, उनको पढ़ने के बाद जॉन कीट्स को ये पोएम लिखने के लिए इंस्पिरेशन मिली थी। हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम? इस पोएम में टोटल 5 स्टेंजाज हैं। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टेंजा? इन ईच स्टेंजा देयर आर 10 लाइन्स। तो टोटल इस पोएम में 50 लाइन्स हैं। What does narrator describe in the poem? नरेटर जो है वो इस पोएम में क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? वो एक अर्न है, ग्रेसियन अर्न है। फ्रेंड्स, अर्न का मतलब होता है एक मटके जैसा एक पॉट होता है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके एशेस जो होते हैं वो उसमें रखे जाते हैं। ये ग्रीक कल्चर है जिसमें ऐसा किया जाता है कि एक अर्न होता है मटके जैसा जिसमें कि मृत व्यक्ति के एशेस रखे जाते हैं। तो उसके ऊपर जो है कुछ डिज़ाइंस बनी हुई है जिनको कि नरेटर यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाउ मैनी सीन्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द नरेटर इन द पोएम? इस पोएम में 2 सीन्स हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं। द फर्स्ट सीन शोज, फर्स्ट सीन में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? हम एक इमेज देखते हैं जिसमें कि 2 लवर्स हैं और एक बैंड ऑफ म्यूजिशियंस देखते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। द सेकेंड सीन्स बिलोंग टू, जो सेकेंड सीन है वो एक काव का सेक्रीफाइस के लिए उसको लेकर जा रहे हैं। एक प्रीस्ट है और उसके साथ कुछ गांव वाले लोग चल रहे हैं जो कि एक काव को कुछ सेरेमोनी है जिस पर उसको सेक्रीफाइस करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो सेकेंड सीन ये दिखाता है। What is referred as the bride of quietness in this ode? Bride of quietness जो बोला गया है ये ग्रेसियन अर्न को बोला गया है। Whom does narrator call a foster child of silence and slow time? A foster child किसे बोला है? पोइट ने a foster child यहाँ पे बोला है ग्रेसियन अर्न को। Heard melodies are sweet but those unheard are sweeter. This line is from, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। ये जो लाइन है आप जैसा कि जानते हैं ये इसी ओड से ली गई है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। Bid the spring adieu, what do you understand by this phrase? ये जो फ्रेज है ये किस कंटेक्स्ट में यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसका मीन क्या है? तो पोइट कह रहे हैं यहाँ पे द पोइट डिस्क्राइब्स अ ट्री। पोइट एक ट्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं विच विल एवर होल्ड इट्स लीव्स, जो कि हमेशा हरा भरा रहेगा एंड इट विल नॉट से गुड बाय टू स्प्रिंग। इसका मीन ये है क्योंकि पोइट का मानना ये है कि ये जो अर्न है, ये जो ग्रेसियन अर्न है, इसके ऊपर जो सीन डिपिक्ट किया हुआ है, इसमें जो ट्री है ये हमेशा जिस कंडीशन में है ये वैसा ही रहेगा, ये हमेशा हरा भरा ही रहेगा क्योंकि आर्ट जो है वो कभी मरती नहीं है। तो ये जो ट्री है ये एक तरीके से इमॉर्टल हो गया है। सिल्वर हिस्टोरियन, दिस टर्म रेफर्स टू ग्रेसियन अर्न। ये जो सिल्वर हिस्टोरियन है ये ग्रेसियन अर्न को बोला गया है।
वाई डज अ पोइट कॉल्ड अर्न अ सिल्वर हिस्टोरियन? पोइट ने इनको ग्रेसियन अर्न को सिल्वर हिस्टोरियन वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ टेलिंग द स्टोरीज थ्रू द आर्ट वर्क, क्योंकि जो अर्न है उसके ऊपर जो आर्ट वर्क हो रहा है उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, जो स्टोरीज हैं उनको वो सुना रहा है. Whose love make the poet feel jealous in the poem? Lovers on the urn. उस urn पर जो lovers की इमेज बनी हुई है उनका जो लव है, पोइट कह रहे हैं कि इनका जो लव है ये भी कैसा रहेगा, हमेशा इमॉर्टल रहेगा, इनका लव जो है कभी ख़त्म नहीं होगा. So he is feeling jealous here. A priest is leading a cow to be sacrificed. People have come from a nearby place to watch. दिस सीन इज़ डिस्क्राइब्ड इन. ये जो सेक्रीफाइस का सीन है ये पोइम के 4th स्टेंजा में डिस्क्राइब किया गया है. इन द फाइनल स्टेंजा द पोइट कंपेयर्स अर्न टू ए. फाइनल स्टेंजा में पोइट ये जो ग्रेसियन अर्न है इसको कंपेयर करते हैं टीचर से और फ्रेंड से. वॉट मेड परसूट, वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच. ये जो लाइन्स हैं इसमें पोइट ने कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है? तो यहाँ पे पैराडॉक्स का यूज़ हुआ है. द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम इज, ओवरऑल टोन की बात करें तो ये इमोशनल है. वॉट डज सिटरल मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम? इसका मतलब होता है फोर्ट्रेस ऑक्यूपाइड बाय सोल्जर्स, क्योंकि पोएट यहाँ पे जो है एक लिटिल टाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो उसकी लोकेशन जब वो गैस कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो लिटिल टाउन कहाँ पे है, तो वहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं कि इस वर्ड का, सिटेरल का, उसकी लोकेशन को गैस करते में. द अर्न रिसाइट्स ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी ट्रू. द स्पीकर एंड ऑल अदर ह्यूमन्स दैट इट मीट्स. जितने भी लोग इससे मिलते हैं उन सबको ये यही मैसेज देता है. अर्न क्या मैसेज देता है? ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी. वाई डज द पोइट प्रेज द अर्न्स इमॉर्टैलिटी सो मच? बिकॉज इट हैज़ एवर लास्टिंग ब्यूटी. स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड फोस्टर चाइल्ड नेम द पोइटिक डिवाइस यूज्ड हियर. ये जो 2 फ्रेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसमें पोइट ने यूज़ किया है पर्सोनिफिकेशन का और मेटाफर का. ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल, नेम द फिगर ऑफ स्पीच. इस लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है? तो यहाँ पे यूज़ हुआ है एफोरिज्म का. व्हाट इज टिम्ब्रल इन द पोएम? टिम्ब्रल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक म्यूजिशियंस का बैंड भी दिखाया गया है जो कि टिम्ब्रल्स हैं उनके पास. तो ये टिम्ब्रल जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे वो बजा रहे हैं. व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्ड आर्केडी? आर्केडी जो वर्ड है इसका मतलब होता है एन इमेजिनरी प्लेस. अ फ्लावरी टेल, लीव फ्रीज्ड, नेम द फिगर ऑफ स्पीच. ये 2 फ्रेजेस मैंने लिख दिए हैं एक साथ. यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पन का यूज़ किया है यहाँ पे. What made pursuit, what struggle to escape, which poetical device is used here by the poet? यहाँ पोइट ने यूज़ किया है पैराडॉक्स का. Thou canst not leave thy song, bold lover. Here poet has used apostrophe. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं thou और thy मीन्स यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है. आ हैप्पी हैप्पी बग्स बिट द स्प्रिंग एड्यू. यहाँ पे भी किसका यूज़ किया है? पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है. फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड, फॉर एवर पेंटिंग. तो यहाँ पे इन लाइन्स में पोइट ने यूज़ किया है एनाफोरा का, क्योंकि एनाफोरा का यूज़ हम कब करते हैं? जब एक पॉज के बाद सेम वर्ड्स को रिपीट करते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉर एवर, ये फॉर एवर और फॉर एवर का यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है आफ्टर अ पॉज. तो यहाँ पे एनाफोरा है. नेक्स्ट है ग्रीन आल्टर लोइंग एट द स्कीज. पेस्टोरल इमेजरी का यूज़ किया है यहाँ पे पोइट ने. पोइट बता रहे हैं कि वो जो
काव है वो क्या कर रही है, जिसको कि सेक्रीफाइस करने के लिए ले जा रहे हैं, वो आसमान की तरफ देखकर आवाज़ लगा रही है, मतलब चिल्ला रही है आसमान की ओर देखकर। दाई स्ट्रीट्स फॉर एवरी वन विल साइलेंट वी। यहाँ पे पोइट ने यूज़ किया है एपोस्ट्रोफी का, क्योंकि एड्रेस हम देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। दाउ शैल रिमेन इन माइट्स ऑफ अदर, वो यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी का यूज़ है। दाउ आर्स अ फ्रेंड टू मैन टू हुम दाउ सेज्ड ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। यहाँ पे पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। हु इज़ ड्रेस्ड इन सेरिमोनियल सिल्क्स एंड फ्लावर्स। सेरिमोनियल सिल्क्स और फ्लावर्स में किसको सजाया गया है, काऊ को सजाया गया है। वॉट डज ग्रेसियन अर्न सिम्बोलाइज, ग्रेसियन अर्न क्या सिम्बोलाइज करते हैं, ब्यूटी एंड इमॉर्टैलिटी। वॉट इज़ द सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ द इमेजेस डिपिक्टेड ऑन द अर्न, दे आर परमानेंट एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिके एंड डेथ। वो जो आर्ट है उस अर्न पर, वो जो इमेजेस हैं वो कैसी हैं, परमानेंट हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। वॉट डज पोइट प्रिडिक्ट अबाउट अ लवर्स इन सीन 1। तो लवर्स के बारे में पोइट क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं दे विल ऑलवेज बी यंग एंड पैशनेट। वेयर डू यू थिंक द पोइट इज व्यूइंग द अर्न। पोइट जो है इस अर्न को कहाँ देखते हैं, तो पोइट इस अर्न को देख रहे हैं एक चर्च में, एक चर्च में इसको रखा गया है, वहाँ ये इसे देखते हैं। वॉट मैन और गॉड्स, यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे रेथोरिकल क्वेश्चन पूछा गया, रेथोरिक क्वेश्चन है। ये सॉफ्ट पाइप्स फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे भी यहाँ पोइट ने एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। द पोइट प्रेजेस दैट द अनहर्ड आर स्वीटर बिकॉज, ये फ्रेज जो है ये पोइट ने क्यों कहा है, क्योंकि उनका मानना है कि मेलोडीज अनहर्ड आर मोर मीनिंगफुल एंड स्वीटर। वॉट डिड पोइट इमेजिन अबाउट लिटिल टाउन, लिटिल टाउन के बारे में पोइट क्या इमेजिन करते हैं, वो इमेजिन करते हैं कि इट हैज़ फॉलन क्वाइट बिकॉज द फॉक्स हैव लेफ्ट टू जॉइन सेक्रीफाइस सेरेमनी। उनको लग रहा है कि वो जो सेक्रीफाइस सेरेमनी होने जा रही है, जिसमें क्योंकि सारे जो विलेजर्स हैं वो उस प्रीस्ट को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि जिस टाउन से या जिस विलेज से वो आए हैं वो पूरा कैसा हो गया होगा, वो पूरा शांत और खाली हो गया होगा। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, यहाँ पे भी रेथोरिक क्वेश्चन का यूज़ किया गया है इस लाइन में। व्हाट एनिमल इज सेक्रीफाइस्ड इन द फोर्थ स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा में किसका सेक्रीफाइस किया जा रहा है, काऊ का। द पोएम इज रिटन इन, इस पोएम को आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। In the scene with two lovers beneath a tree, why don't they kiss? Because they are frozen in time. वो जो समय है वो उनका जो टाइम है वो वहीं पे स्टॉप हो गया है। That's why they can't kiss. तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन से इस पोएम के बारे में। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप किसी भी स्टेट के TGT PVCT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।